देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म, नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी क्या है? नॉर्मेलिटी सबसे पहले हम डिनोट करते हैं कैपिटल N से, ठीक है। और नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट टू सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है। अब देखिए ये जो इसका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अंदर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही कि ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट ये क्या चीज है, ठीक है ना। तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे कि ये क्या चीज है, इसको कैसे निकालते हैं एक पर्टिकुलर केमिकल के लिए किसी भी फॉर्मूले में हम ये वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या चीज है उसके लिए, ठीक है। तो वो भी करेंगे। सबसे पहले देखिए नॉर्मेलिटी की यूनिट्स क्या होती हैं। यूनिट्स होती है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, और इसको हम कैपिटल N भी लिख देते हैं, सिंपल नॉर्मल जो यूनिट है, और इसको हम नॉर्मेलिटी का नॉर्मल भी बोल देते हैं, ठीक है। तो यूनिट्स में चाहे लिखा हो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, चाहे लिखा हो कैपिटल N, चाहे लिखा हो नॉर्मल, तीनों का मीनिंग यही है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। अब आ जाओ इसके पास कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या चीज है, ठीक है। तो यहां देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ये क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, या हम बोले गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अब यहां पे भी गिवन मास तो हमको पता है कि हाँ कि क्वेश्चन में क्या मास हमें गिवन होता है और जो भी केमिकल है उसका मास क्या है, बट इक्विवेलेंट मास ये चीज फिर नहीं पता हम लोगों को कि इक्विवेलेंट मास क्या है। तो इसको देखिए ये क्या होता है, इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। तो ना एक बार इन सारे फॉर्मूलोस में हम चीज अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमें ये नहीं पता था, इसको हमने एक्सपेंड करा फॉर्मूला, हम लोगों को गिवन मास पता था, इक्विवेलेंट मास नहीं पता था। फर्दर हमने इक्विवेलेंट मास को एक्सपेंड करा तो हमें मोलर मास तो पता है बट n फैक्टर नहीं पता, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि अब इसको एक्सपेंड करते जाओगे तो हमें चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। बस अब लास्ट में n फैक्टर आपको समझना है कि n फैक्टर एक्चुअली में क्या है। n फैक्टर समझ लोगे आपको फॉर्मूले का मीनिंग समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं क्योंकि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू ये, ठीक है। और इस वैल्यू में इक्विवेलेंट मास की जगह ये पुट कर देते हैं मोलर मास बाय n फैक्टर, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले इक्विवेलेंट मास जो लिखा हुआ है हमने यहाँ पे, इसकी जगह लिखते हैं मोलर मास बाय n फैक्टर। ये क्या होता है, मोलर मास बाय n फैक्टर, ठीक है। हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। देन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह ये सब्स्टिट्यूट करना है, यहां पे कर देंगे। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या बन के आएगा, इसकी जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर एंड डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो अब देखिए अब जो ये फॉर्मूला बन के आया है नॉर्मेलिटी का, इस फॉर्मूले में आपको सारी चीजों के बारे में पता है। आपको पता है कि हाँ गिवन मास क्या होता है, ठीक है ना, आपको पता है गिवन मास क्या होता है, आपको पता है वॉल्यूम क्या है सॉल्यूशन की, एंड मोलर मास के बारे में भी आपको पता है।
क्या चीज हमें पता करनी है, एन फैक्टर। तो आ जाइए अब एन फैक्टर पे। एन फैक्टर बेसिकली वैलेंसी होती है एटम की, वैलेंसी ऑफ कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूल, कुछ भी बोलते हैं, वैलेंसी होती है बेसिकली, ठीक है। बट इस एन फैक्टर की वैलेंसी कैसे निकाली जाएगी, तो देखिए एसिड के लिए हम एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। सबसे पहले एसिड के लिए अगर आपको कोई एसिड गिवन है, फॉर एग्जांपल H2SO4, तो इसके लिए एन फैक्टर की वैल्यू क्या होगी। सिंपल आपको क्या देखना है, नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H प्लस आयंस, कितने H प्लस आयंस ये एसिड दे सकता है। तो हमें पता है H2SO4 कितने H प्लस देता है, 2H प्लस प्लस SO4 2 नेगेटिव, ये अनायन निकाल देता है और 2 H प्लस मिलते हैं हमें। तो इस एसिड के लिए एन फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी 2, और इसको हम बोलते क्या है, इसको हम बोलते हैं बेसिसिटी, नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H प्लस आयंस, ये होती है बेसिसिटी ऑफ एसिड। यानी कि एन फैक्टर फॉर एसिड क्या हो जाएगा, बेसिसिटी ऑफ एसिड। एसिड की बेसिसिटी क्या है। अगर यही चीज हम HCl के लिए देखें तो HCl कितने H प्लस देता है, 1, तो उसके लिए एन फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी 1। सिमिलरली बेस के लिए देखते हैं, बेस एग्जांपल ले लेते हैं MgOH ट्वाइस, इसके लिए एन फैक्टर की वैल्यू निकलेगी नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल OH नेगेटिव आयन। कितने OH नेगेटिव आयंस हैं इसके पास, कितने होंगे, देखो OH नेगेटिव साफ दिख रहा है आपको 2 है, तो एन फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ठीक है, एन फैक्टर की वैल्यू 2 हो जाएगी। और यही नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल OH नेगेटिव आयन, इसको क्या बोला जाता है, ये होता है एसिडिटी ऑफ बेस, ये होता है एसिडिटी ऑफ बेस, ठीक है। थर्ड, एसिड और बेस के लिए तो हमने पता चल गया कि एन फैक्टर हम कैसे निकाले। नेक्स्ट देखिए फॉर सॉल्ट, एक अगर हम सॉल्ट की बात करें, सॉल्ट के लिए एन फैक्टर कैसे निकाला जाएगा, तो सॉल्ट के लिए देखिए कैसे निकालेंगे। तो सॉल्ट के लिए होता है, फॉर एग्जांपल कोई भी एक सॉल्ट ले लेते हैं MgCl2, ये सॉल्ट हो गया। तो इसके लिए एन फैक्टर निकलता है टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कितना है। तो MgCl2 की अगर हम लोग बात करें तो MgCl2 में Mg2 पॉजिटिव होता है एंड 2Cl नेगेटिव। तो मेटल के ऊपर चार्ज कितना है 2 पॉजिटिव, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल, मेटल के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है वो कहलाएगा उसकी एन फैक्टर। तो एन फैक्टर की वैल्यू इसके लिए हो जाएगी 2। सिमिलरली अगर हम यही चीज NaCl के लिए निकालें तो NaCl पे कितना चार्ज होता है, NaCl पे सोडियम पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसके लिए एन फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्ट के लिए कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर हमें कोई कैटायन या अनायन, मतलब हमें कोई चार्ज पार्टिकल आयन गिवन हो, अगर हमें कोई आयन गिवन हो, आयन के लिए हम एन फैक्टर कैसे निकालेंगे। आयन ले लेते हैं जैसे सोडियम 2 पॉजिटिव या सोडियम 2 पॉजिटिव, सिंपल हमने आयन ले लिया। तो इसके लिए क्या निकलेगा, वही चार्ज ऑन आयन, आयन पे चार्ज कितना है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। अगर हमें Cl के लिए निकालना है, सॉरी Na2 पॉजिटिव होगा, ठीक है। इस पे चार्ज ऑन आयन कितना है 2, तो एन फैक्टर भी क्या हो जाएगा 2। Cl नेगेटिव का निकालना हो तो इस पे चार्ज कितना है -1, तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा 1। मतलब हमें चार्ज देखना है, चार्ज की वैल्यू क्या है। तो ये 4 टाइप से आप वैलेंसी निकाल सकते हो
कंपाउंड के अंदर, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। पहला हमने पढ़ा एसिड। एसिड के केस में आप लोगों को क्या देखना है, सिंपल, आपको एसिड के केस में उसकी बेसिटी देखनी है, मींस नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H+ आयन। सेकंड बेस था, तो बेस के लिए आपको क्या देखना है, नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल OH नेगेटिव आयन, कितने OH नेगेटिव आयन बेस दे सकता है, वो उसकी होगी N फैक्टर। थर्ड, अगर सॉल्ट देखें तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा मेटल के ऊपर सॉल्ट में, वो उसका N फैक्टर कहलाएगा। ठीक है। आयन देखें तो आयन Na2 पॉजिटिव, कोई भी एक आयन ले लिया तो जितना उस पे चार्ज है वो उसका N फैक्टर हो गया। ठीक है। तो इस टाइप से आप किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर, किसी भी आयन के अंदर, किसी भी एसिड या बेस के अंदर आप N फैक्टर निकाल सकते हो और इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हो और आपकी नॉर्मेलिटी आ जाएगी। इस फॉर्मूले में आपको सारी वैल्यूज पता है। देखो, अब आपको गिवन मास पता है क्या होता है, वॉल्यूम के बारे में आपको पता है कि वॉल्यूम क्या चीज है, मोलर मास पता है हम लोगों को, अब N फैक्टर भी पता लग गया, यानी कि अब हम लोग किसी भी कंपाउंड के लिए नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म, नॉर्मेलिटी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पे, मोलैलिटी। फिफ्थ कंसंट्रेशन टर्म, मोलैलिटी। हमने एक कंसंट्रेशन टर्म पहले पढ़ी थी जिसका नाम था मोलैलिटी। यहां पे सिर्फ R और L का डिफरेंस है, ध्यान रखना, सिर्फ L और R का डिफरेंस। ठीक है। मोलैलिटी स्मॉल m से नोट करी जाती है। फॉर्मूला होता है इसका स्मॉल m इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स of solute divided by mass of solvent in kg। अब इसमें एक चीज ध्यान रखने, ये एक अकेली ऐसी कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट आता है, बाकी सब में सॉल्यूशन था। यही एक ऐसे कंसंट्रेशन टर्म है जहां पे सॉल्वेंट आता है। तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला एंड इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट है इसकी मोल ऊपर नीचे केजी, तो मोल पर केजी। और इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, इसको हम स्मॉल m भी लिख सकते हैं एंड इसको हम मोलल भी लिख सकते हैं। यानी कि अगर आपको गिवन है सपोज NaOH की मोलैलिटी आपको गिवन है 4, तो 4 वो कैसे लिखा जा सकता है, 4 मोल पर केजी, 4m 4 मोलर, तीनों का मतलब क्या है, सेम। ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन में कैसे भी दे आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। थर्ड फिफ्थ कंसंट्रेशन टर्म पढ़ लिया हमने, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट आएगी मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन देखिए क्या है। सबसे पहले मोल फ्रैक्शन डिनोट करी जाती है x एंड मोल फ्रैक्शन में एक चीज आपको ध्यान देनी है, ये हम सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट दोनों के लिए निकालेंगे। कैसे, देखिए इसका फॉर्मूला, सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, नीचे आएगा सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। इसका मीनिंग देखिए क्या मीनिंग है। सपोज करो आपके पास एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन में हम वैसे बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, बट इस कंसंट्रेशन टर्म के लिए आप कितने भी कंपोनेंट लेके चल लो। ठीक है। तो हम सपोज करते हैं कि उसके अंदर टोटल 4 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, A, B, C एंड D, 4 कंपोनेंट से मिलके एक सॉल्यूशन बन रहा है। ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम अगर मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो देखिए, अगर हम A का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो क्या आएगा,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 1, यानी कि ऊपर आएगा पहले का मोल, जिसका आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो वो ऊपर आएगा, यानी कि ऊपर आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, कि जितने भी कंपोनेंट है उनके नंबर ऑफ मोल्स का सम, यानी कि ये। तो इस टाइप से आपके पास फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है। सपोज करो कि आपके पास n नंबर ऑफ कंपोनेंट है, तो जनरल फॉर्मूला आप क्या लिख सकते हो? अगर आपके पास n नंबर ऑफ कंपोनेंट है, आप लिख सकते हो x इक्वल्स टू n a, n नंबर ऑफ कंपोनेंट मतलब कितने भी हो सकते हैं, तो n a से लेके कितने भी हो सकते हैं, जितने नीचे कंपोनेंट है वो सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से एक जनरल फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें सिर्फ दो कंपोनेंट की, यानी कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, अगर हम इनकी बात करें तो क्या होगा? सपोज सॉल्यूट ए है एंड सॉल्वेंट बी है, तो सॉल्यूट का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है तो होगा Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb, एंड सॉल्वेंट का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है तो होगा Xb Nb बाय Na प्लस Nb, ये हो गया, ठीक है। इसमें आपको क्या मिलेगा कि जितने भी कंपोनेंट हैं सॉल्यूशन के अंदर उनके मोल फ्रैक्शन का सम अगर आप निकालो तो आपको यूनिटी मिलेगा। कैसे? इधर देखिए, सबसे पहले इससे ही समझते हैं। आपके पास सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है, अगर आप उनके मोल फ्रैक्शंस का सम करो तो देखो आपको क्या मिला, XA प्लस XB आपने करा, XA है Na बाय Nb, ठीक है, प्लस XB क्या है Nb Na प्लस Nb, डिनोमिनेटर सेम है, कॉमन हो जाएगा, और ऊपर क्या हो गया Na प्लस Nb, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आपके पास क्या आ गया 1, यानी कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू यूनिटी। ये रिलेशन बिल्ड हो जाता है, और इससे आप क्या निकाल सकते हो? देखो, इफ अगर आपको X8 गिवन है, आपको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन गिवन है, सपोज करो XA सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आपको 4 गिवन 0.4 गिवन है, तो आपको ऐसा नहीं कि XB आपको निकालना पड़ेगा, आप क्या करोगे? XB निकालने के लिए आप करोगे 1 माइनस XA, इस फॉर्मूले से XB कैसे निकला? X से उधर गया 1 माइनस XA, तो डायरेक्ट निकल जाएगा 1 माइनस 0.6 0.4, आंसर आ गया 0.6, यानी कि आपको सिर्फ अगर दो कंपोनेंट गिवन है, एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, दूसरे को 1 में से माइनस कर दो, निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन। फिर 6th कंसंट्रेशन टर्म, एंड इस कंसंट्रेशन टर्म में आप क्या देखते हो कि ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। यूनिटलेस क्वांटिटी कैसे? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर इन मोल्स, दोनों मोल्स में कैंसिल आउट हो जाएंगे यूनिट्स, और जो आपके पास आएगा मोल फ्रैक्शन XA या XB वो एक यूनिटलेस क्वांटिटी हो, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये इट इज एन यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है। अब आ जाओ लास्ट कंसंट्रेशन टर्म पे, पार्ट्स पर मिलियन, लास्ट कंसंट्रेशन टर्म 7th, पार्ट्स पर मिलियन, इसको हम ppm से रिप्रेजेंट करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, बेसिकली इसके दो फॉर्मूले होते हैं, पहला मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6।
सेकंड इसका फॉर्मूला वॉल्यूम के फॉर्म में होता है, ये मास वाला फॉर्मूला है इसका, दूसरा फॉर्मूला होता है वॉल्यूम के फॉर्म में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। तो ये इसकी दो फॉर्मूले हैं, एक मास वाला फॉर्मूला एंड सेकंड वॉल्यूम वाला फॉर्मूला। अब ये देखिए ये कब यूज होता है, ये यूज होगा जब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो हो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बहुत ही कम हो एज कंपेयर टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन जब से सॉल्यूट को कंपेयर करा जाए तो बहुत ही कम अमाउंट हो। फॉर एग्जांपल पूरे सी में, पूरे समुद्र में आपको ये निकालना है क्लोरीन का अमाउंट कितना है, क्लोरीन की अमाउंट कितना प्रेजेंट है, या हम बोले उसमें कॉमन सॉल्ट कितना है। तो एक सी सॉल्यूशन कितना बड़ा हो गया, उसमें हमें छोटे सी चीज के बारे में पता करना है तो वो बहुत स्मॉल अमाउंट में हो जाती है, तो इसलिए हम पार्ट्स पर मिलियन का यूज करते हैं। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है, पार्ट्स पर मिलियन क्या मीनिंग है, आपको परसेंटेज का मीनिंग पता है सबको, क्या होता है परसेंटेज का मीनिंग। अगर हम परसेंटेज की बात करें, आपको मार्क्स मिले हैं सपोज 5 मिले हैं 20 में से, ठीक है, तो हमने क्या बोला 20 में से 5 मार्क्स हैं, बट आप परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हो 100 से मल्टीप्लाई, एंड 100 से मल्टीप्लाई करके ये बोल दिया आपने कि 25% है। अब इस 25% का क्या मीनिंग निकल के आता है कि 25 आउट ऑफ 100, मतलब 100 में से 25 है, ठीक है, ये मीनिंग निकल के आता है परसेंटेज का। तो जैसे परसेंटेज निकालने के लिए आपने 100 से मल्टीप्लाई करा, पार्ट्स पर मिलियन भी परसेंटेज की तरह ही होता है। हम क्या करते हैं पार्ट्स पर मिलियन में, यही जो आपके मार्क्स हैं इसको हमने 100 के बजाय मिलियन से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो आपका आंसर आएगा, ठीक है ना, जो भी आंसर आएगा आपका, देखिए क्या आएगा 25000, ये तो इसको आप क्या बोलोगे, इतना आउट ऑफ 1 मिलियन, ठीक है। तो हम बेसिकली 1 मिलियन में निकाल रहे हैं कि कितना सॉल्यूट है, 1 मिलियन मास ऑफ सॉल्यूशन में कितना मास सॉल्यूट है, इसीलिए हम लोग ये यूज करते हैं। क्योंकि 1 मिलियन में देखो ये तो बहुत बड़ी क्वांटिटी हो गई, कैसी क्वांटिटी के लिए बेसिकली यूज होता है पीपीएम, आपका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन सपोज करो सॉल्यूशन जो है वो इतने ग्राम का है, और उसमें सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, सिर्फ 100 ग्राम, तो बहुत छोटी क्वांटिटी होगी ना सॉल्यूट की एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। इस टाइप के केसेस में हम लोग पार्ट्स पर मिलियन यूज करते हैं कि मिलियन में कितना, 1 मिलियन में कितना, ठीक है। तो इससे तो हम क्या बोलेंगे 1 ppm, 1 मिलियन का 1वां हिस्सा, ठीक है। तो ये होता है पार्ट्स पर मिलियन का मीनिंग। सिमिलरली वॉल्यूम में भी यही मीनिंग होता है, बस हम वॉल्यूम में रिप्रेजेंट कर देते हैं चीजों को, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सारे की सारी कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म। अब एक छोटी सी चीज है जो इन कंसंट्रेशन टर्म को डिवाइड करती है। देखिए हम ऐसा बोलते हैं कि जो मोलैरिटी है, मतलब ये जो ऐसी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जिसमें वॉल्यूम का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो ज्यादा प्रेफर होती हैं। ऐसा क्यों, मीनिंग जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स हमने पढ़ी उनको हम मास और वॉल्यूम के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। ऐसी कंसंट्रेशन टर्म जिनमें वॉल्यूम इन्वॉल्व है कौन कौन सी होती है, हमने पढ़ी वॉल्यूम इन्वॉल्व, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, सबसे पहले ये पढ़ी। उसके बाद हमने स्ट्रेंथ पढ़ी थी, उसमें भी वॉल्यूम होता है डिनोमिनेटर में, ठीक है। और उसके बाद मोलैरिटी पढ़ी, उसमें भी वॉल्यूम होता है। नॉर्मेलिटी पढ़ी, उसमें भी वॉल्यूम है, ठीक है ना। और दूसरी कंसंट्रेशन टर्म्स हमने पढ़ी वेट बाय वेट, ठीक है, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन
एंड पार्ट्स पर मिलियन कौन सा वाला, मास वाला, और इसमें पार्ट्स पर मिलियन कौन सा आएगा, वॉल्यूम वाला। तो इस टाइप से हमने डिवाइड कर लिया। एक ऐसी टर्म्स जिनमें वॉल्यूम का इन्वॉल्वमेंट है, कहीं ना कहीं देखो ये वॉल्यूम आ गई, वॉल्यूम आ गई, स्ट्रेंथ में आपको डिनोमिनेटर में दिखेगी, मोलैरिटी में भी डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है, नॉर्मेलिटी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है डिनोमिनेटर में, पार्ट्स पर मिलियन वॉल्यूम वाले में ऊपर नीचे दोनों वॉल्यूम होती है। मोलैरिटी देखें तो ऊपर नंबर ऑफ मोल्स हैं, नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट है, मास है, वॉल्यूम नहीं है। मोल फ्रैक्शन में नंबर ऑफ मोल्स हैं, पार्ट्स पर मिलियन मास है सिर्फ। तो हमने इसको दो बेस पे डिवाइड करा और हमने क्या बोला कि ये प्रेफर करी जाती है इनके बजाय ज्यादातर। ऐसा क्यों? देखिए, जिस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा वो डिपेंड करेंगी टेम्परेचर पे, वो होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म। टेम्परेचर डिपेंडेंट, और ये जो होती हैं ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो हमारे पास अब आप देखिए, कोई भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और अगर टेम्परेचर चेंज हो गया वॉल्यूम चेंज हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर, अच्छा ये इक्वेशन सबको पता होगी, PV = nRT, सबको पता होगी। और इसी इक्वेशन में अगर हम ये देखें P = nRT, सॉरी, अगर प्रेशर और ये कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। इस इक्वेशन को अगर आप, ये इक्वेशन नहीं पता आपको, भूल जाना, इस पे ध्यान देना है। ये इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, कि अगर टेम्परेचर चेंज होगा वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगी। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखो, आप लोग टेम्परेचर चेंज करके वॉल्यूम कैसे चेंज करते हो? घर में आपने पानी उबाला, पानी उबालने से क्या हुआ, आपने क्या करा, वाटर का टेम्परेचर करा राइज, और वो लिक्विड स्टेट से वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। अब वॉल्यूम की बात करें तो गैस की वॉल्यूम ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लिक्विड, तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ गई, टेम्परेचर बढ़ाने से लिक्विड कन्वर्ट हो गया गैस में, यानी कि वॉल्यूम जो है बढ़ गई उसकी। ठीक है ना? तो टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम हो जाती है चेंज, और वॉल्यूम अगर चेंज हो गई, अगर वॉल्यूम चेंज हो गई तो ये सारी कंसंट्रेशन टर्म्स भी चेंज हो जाएंगी। ठीक है ना? तो हर टेम्परेचर पे इनकी अलग अलग वैल्यू आएगी, बट ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी टेम्परेचर के साथ, इसीलिए ये प्रेफर करी जाती है ओवर दिस। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलेशंस, जितनी भी हमने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी उनके बीच में क्या क्या रिलेशंस हैं वो स्टार्ट करते हैं।